आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मैं चार्ली चैपलिन को अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि उसने जो मुझे ये दिखाया जिंदगी का जीने का तरीका। तो रोज सुबह उठ को जैसे भगवान के ऊपर धूप दिया करते हैं, तो उसका नाम लेके एक अगरबत्ती जलाता हूँ। साल 1966 की एक सुबह अशोक सुखमल आसवानी रोज की तरह साइकिल चलाते अपनी छोटी सी नौकरी पर जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक फिल्मी पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर में सिर पर हैट, हाथों में छड़ी और छोटी सी मूंछों वाला एक आदमी भौंडे से अंदाज में खड़ा था। अशोक अपनी साइकिल से उतर आए, करीब से देखा तो फिल्म का नाम पढ़ा, द गोल्ड रश। फिर एक्टर को देखा, चार्ली चैपलिन। किसी सम्मोहन में बंधे हुए अशोक थिएटर तक खींचे चले आए और 30 पैसे का टिकट लेकर जा बैठे। एक के बाद एक उसी फिल्म के 3 शो देखने के बाद जब चौथी बार वो टिकट खिड़की पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया, आज के सारे शो खत्म हुए श्रीमान। उस दिन अशोक सुखमल आसवानी ने एक चीज पाई और एक चीज खोई। शो पूरा हुआ, जल्दी गया वापस। उसने बोला, भाई थिएटर के 3 शो ही हैं, पूरे हो गए, अब आप घर पे जाओ। अरे मेरा, हाँ यार ये तो बात सही है, मुझे तो नौकरी पे जाना था। तो वहां गया तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि टेम्पररी नौकरी थी और वह सब परमानेंट तो थी भी नहीं। तो बोले कि भाई देखो, आपको आना था, आप आए नहीं, तो आपको नौकरी से निकाल जाते हैं। मैंने निकाल दिया है, कोई बात नहीं, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे एक और नौकरी मिल गई। मेरे को एक ऐसा शख्स मिला है जिसमें मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले यार क्या बात होगी, मतलब मुझे चार्ली चैपलिन मिला। इसके बाद गुजरात के कच्छ में रहने वाले अशोक सुखमल आसवानी चार्ली चैपलिन के रंग में ऐसे रंगे कि पुणे के FTII में एडमिशन ले लिया। कोर्स तो आधे में ही छूट गया, लेकिन इंस्टीट्यूट में उनकी दोस्ती मशहूर अभिनेता रजा मुराद से हो गई। घर आने के कुछ साल बाद रजा मुराद ने अपने किसी खत में चार्ली चैपलिन की बात छेड़ी तो अशोक को एक आइडिया चार्ली चैपलिन के जन्मदिन का जश्न मनाने का। वो साल 1973 था। 16 अप्रैल को चार्ली चैपलिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सिलसिला जो चला तो फिर अशोक ने एक संस्था चार्ली सर्कल फाउंडेशन ही बना दी। अशोक आसवानी आज डॉक्टर हैं, छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन अपने पैसों से चार्ली का हर जन्मदिन पिछली बार से अधिक भव्यता के साथ मनाते हैं। इस दिन देश ही नहीं विदेश से भी चैपलिन के फैंस इकट्ठा होते हैं और परेड निकालते हैं। अशोक सुखमल आसवानी के लिए चार्ली चैपलिन ट्रेजेडी में कॉमेडी का संदेश है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि चार्ली चैपलिन का पूरा जीवन इसी फलसफे को बार बार साबित करता है। आइए 1 मिनट के लिए आपको आज से करीब 125 साल पहले लिए चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक औरत फौजियों से भरे थिएटर में स्टेज पर गाना गा रही है। गाते गाते अचानक उसकी आवाज फटने लगी और फिर फुसफुसाहट में तब्दील हो गई। सामने बैठे लोगों की तरफ से जोर का ठहाका उठा। कुछ ने कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालकर हूट करना शुरू कर दिया। शोर शराबा इतना बढ़ा कि वो महिला कलाकार शर्मिंदा होकर बैक स्टेज चली गई। यहां बेचारे स्टेज मैनेजर की हालत खस्ता, क्योंकि उसे मालूम था कि दर्शक ज्यादा देर तक खाली स्टेज सहन नहीं करेंगे। अचानक उसे कुछ सूझता है। वो महिला के 5 साल के बच्चे का हाथ थामकर स्टेज पर पहुंच जाता है। 2 लाइन का परिचय देकर वो तो लौट जाता है, मगर अब स्टेज पर बच्चा अकेला खड़ा है। उसने जीवन में कभी परफॉर्म नहीं किया था, बस कभी कभार मां के सामने नकल किया करता था। फिर भी बच्चा गाना शुरू करता है और गाना आधा बीतते बीतते कमाल हो गया। स्टेज पर सिक्कों की बरसात होने लगी। बच्चे ने अपना गाना रोक दिया, मासूमियत से बोला, पहले सिक्के बटोरूंगा और फिर गाऊंगा। फिर से जोर का ठहाका उठा, लेकिन इस बार लोगों की हंसी में निर्ममता नहीं थी। स्टेज मैनेजर चला आया, सिक्के बटोरने में बच्चे की मदद करने लगा।
लेकिन अबोध बच्चे को खटका हुआ कि कहीं मैनेजर सारे सिक्के ना ले ले। अपना ये डर जैसे ही उस बच्चे ने लोगों के सामने रखा, फिर से हंसी का दौर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद 5 साल का वो नन्हा बच्चा स्टेज पर घर जैसा महसूस कर रहा था। लोगों से बात करता, नाचता, गाता और फिर उसने भोलेपन में अपनी माँ की फटी आवाज की भी नकल उतारती। लोग तालियां पीट पीट कर दोहरे हुए जा रहे थे। सिक्कों की बौछार के बीच जब आखिर में बच्चे की माँ स्टेज पर उसे लेने आई, तब तक नजारा पूरी तरह बदल चुका था। थोड़ी देर पहले महिला पर हंसने वाले अब तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। उस रात वो महिला आखिरी बार स्टेज पर थी और उसका बेटा पहली बार, जिसे दुनिया ने चार्ली चैपलिन के नाम से जाना। ट्रेजेडी कॉमेडी का वो मिश्रण शायद छोटे से चार्ली चैपलिन को उस दिन समझ आ गया। फिल्म समीक्षक प्रकाश केरे इस पर रोशनी डालते हैं। चार्ली चैपलिन का एक मशहूर बयान है कि जब हम जिंदगी को क्लोजअप में देखते हैं तो वो एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी के रूप में दिखती है, और जब हम उसे लॉन्ग शॉट में देखते हैं तो वो कॉमेडी के रूप में दिखती है। और आप जैसा बता रहे हैं और जैसा हमने पढ़ा है कि चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में उनके बचपन से जवानी तक कितना दुख उन्होंने देखा था, और जब वो एक जगह पे खड़े हुए, थोड़ा सा स्थिर हुए, और जब वो पीछे देख रहे होंगे तो वो सारे अनुभव क्लोजअप में भी थे और लॉन्ग शॉट में भी थे। और चूंकि वो एक महान कलाकार, इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं और जानते हैं कि वो उस अपने अनुभव को, दुनिया के अनुभव को, अपने ऑब्जर्वेशन को वो एक बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत कलात्मक ढंग से और बहुत फिलोसॉफिकल ढंग से वो हमारे सामने रख सकते थे, और उन्होंने रखा। और इसीलिए हम आज भी उनकी बनाई हुई कृतियों को अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से, अपने समय के अनुभव से जोड़ के देख पाते हैं। चार्ली के जन्म के साल भर बाद ही उसके पिता परिवार छोड़कर चले गए थे। इसी संघर्ष में धीरे धीरे उनकी मां मानसिक तौर पर अस्थिर हो गई और उन्हें पागलखाने जाना पड़ा। बेइंतहा गरीबी, भूख से लड़ता बचपन और कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपना नाम पैदा करने की चाहत, चैपलिन पर कामयाबी का जुनून सवार हो गया। उसी जुनून में उन्होंने खोज निकाला वो पात्र जिसकी दीवानी आज भी पूरी दुनिया है, द ट्रैम्प। किसी फिल्म में उनसे कहा गया था कि कोई मजाकिया सा गेटअप करके आओ, और जल्दबाजी में जो कुछ उस दिन चार्ली चैपलिन ने किया वो ट्रैम्प का किरदार था। मूक फिल्मों का सबसे मशहूर पात्र। ट्रैम्प की ट्रेजेडी ने लोगों को खूब हंसाया। भोला भाला फक्कड़ और दिल का सच्चा ट्रैम्प मासूमियत में ऐसा कितना कुछ कर जाता कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को मोह लेता। फिल्म क्रिटिक मिहिर पांड्या कहते हैं, चार्ली चैपलिन के किरदारों का हीरो जो ट्रैम्प का कैरेक्टर है, आप देखेंगे वो हमेशा निम्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा कभी वो आपको वेटर की भूमिका में दिखाई देगा, कभी वो बार्बर की भूमिका में दिखाई देगा, कभी वो आपको मजदूर की, फैक्ट्री के कारीगर की भूमिका में दिखाई देगा। और कैसे एक पूरी व्यवस्था का मशीनी पक्ष, या कैसे वो एक इंसान को एक मशीन में बदल देता है, एक यंत्र में बदल देता है, ये चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया है। वो आपको पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो एक अंधेरा कोना है, जो शायद उसके बड़े आर्थिक विकास की छाया में हमारे सामने नहीं आता, उसको दिखाने का काम करते हैं। वो पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर रह के उसकी आलोचना प्रस्तुत कर रहे थे। कई मायनों में हम हमारे सिनेमा में अगर देखें तो हमारी 50s की फिल्मों को के अंदर कई बार वो दिखता है। गुरुदत्त की फिल्मों में, बिमल रॉय की फिल्मों के अंदर आपको वो चीज़ दिखती है। और ये फिल्म मेकर भी चार्ली चैपलिन की फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही फिल्म मेकर्स ने चार्ली चैपलिन की फिल्मों से प्रेरणा ली है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। चार्ली चैपलिन के ट्रैम्प किरदार ने उन्हें ऐसी ऊंचाइयां दी कि 5 साल में ही उन्होंने खुद फिल्म बनाना शुरू कर दिया। द किड, अ विमेन ऑफ पेरिस, गोल्ड रश, द सर्कस से होते हुए उनका करियर 1931 में सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स तक बेहद शानदार रहा। उस वक्त तक बोलने वाली फिल्में आ चुकी थीं, मगर तब भी चैपलिन की मूक फिल्में कमाल कर रही थीं। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगी तो चैपलिन ने 1940 में अपनी पहली बोलती फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई, जिसमें वो हिटलर बने। I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone.
I should like to help everyone. चार्ली के ट्रैम्प की मूंछ और हिटलर की मूंछ में समानता थी। लोगों में हिटलर की मूंछ खौफ का प्रतीक थी, मगर चैपलिन ने उसे तार तार कर दिया। 40 का दशक चैपलिन के लिए ढेरों विवाद लाया। वो ब्रिटेन छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे, मगर नागरिकता नहीं ली थी। इस बीच उन्हें वामपंथियों से हमदर्दी रखने वाला माना गया। FBI उनके पीछे पड़ गई। चैपलिन भी माने नहीं और खुलकर उन लोगों के पक्ष में आ गए जिन्हें वामपंथी होने के लिए अमेरिका में मुकदमे झेलने पड़ रहे थे। आखिर में ऐसा माहौल बना कि वो हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड चले गए और अंतिम सांस तक वहीं रहे। 20 साल बाद वो अमेरिका लौटे तो ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड लेने। जब चैपलिन मंच पर आए तो उनके सम्मान में 12 मिनट तक बिना रुके तालियां बजती रहीं। आंखों में आंसू भरे चैपलिन इतने भावुक थे कि चंद शब्द ही बोल सके। Oh, thank you so much. This is an emotional moment for me. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. चार्ली चैपलिन पहले थे जो 1925 में टाइम्स मैगजीन में दिखे और विरले थे जिनका शव मौत के बाद चोरी हो गया। चुराने वाले शव लौटाने की मोटी रकम वसूलना चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली और जेल जाना पड़ा। आसमान छूती शोहरत और समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक आते विवाद के बीच चार्ली चैपलिन हमेशा मुस्कुराते रहे। तभी तो अशोक सुखमल आसवानी याद करते हैं। मेरे लिए तो वो भगवान है, क्योंकि उसने जिंदगी में जो एक बोलते ना कि खाने की खुराक दी है मुझे हंसने की। भले कितने भी गम हो अपने दिल में रखो। तभी तो उसने क्या कहा कि बारिश मुझे क्यों अच्छी लगती है कि अगर मैं बरसात में बाहर निकलूं तो मेरा रोना किसी को दिखाई नहीं दे, सब तो ऐसे लगे वो हंसी रहा है। आंसू अपने साथ में हो, हंसना लोगों के साथ हो, ऐसी जिंदगी उसने सिखाई। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो।